So after a long time, I am back to my channel. I welcome myself back to the channel, and I am coming up with the basic topic, salient features of the constitution, which is again a very important, क्योंकि salient feature. Now salient feature का मतलब आप जानते होंगे, okay? Salient feature of our constitution बहुत important भी हो जाता है, क्योंकि एक क्वेश्चन यहाँ से आ चुका है पहले ही, ठीक है? So मैं briefly बताऊंगा कि क्या क्या है, कैसे कैसे है, ठीक है? Again a very important topic. सबसे पहला देखो, लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है अपना, लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है अपनी, ठीक है? लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 395 आर्टिकल्स है अभी तक, आर्टिकल्स है विथ 8 स्केड्यूल्स अभी 8 में +4 और ऐड हो चुका है अभी, लेकिन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब 8 ही था, ठीक है? और फिर उसके बाद कितने 22 पार्ट्स है, 22 पार्ट्स है, और अभी तक हमने 104 अमेंडमेंट कर चुके हैं, ओके? अमेंडमेंट्स कर चुके हैं। अभी 104th अमेंडमेंट अगर मैं बोलूं आपको, 104th अमेंडमेंट कौन सा अपना, ये हुआ था लेटेस्ट 25 जैन को 2020, पिछले साल, ठीक है? किसके बारे में हुआ था? ये हुआ था SC और ST का जो सीट्स है लोकसभा में, लोकसभा और अदर राज्यसभा, मतलब लोकसभा और अदर स्टेट के सभा जो है, वहां पर उनका जो टेन्योर है वो 10 ईयर्स का हो गया था, ठीक है? अगर मैं आपको बताऊं गूगल का डेफिनेशन, तो मैं लिख के आया हूं यहां पर 25 जनवरी, द नंबर ऑफ सीट्स ऑफ SC एंड STs इन लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव, ठीक है, असेंबलीज बाय अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, बाय अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। ऑलराइट, सो दिस इज द 104th अमेंडमेंट। 42nd अमेंडमेंट आप जानते होंगे क्या है, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया था। रिक्वेस्ट यू गाइस टू कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स। फाइन, सो ये हो गया अपना, ठीक है? तो 22 पार्ट है, 395 आर्टिकल्स है और 8 स्केड्यूल्स है। नाउ सेकेंड पॉइंट देखो, सेकेंड पॉइंट क्या है? रिजिड एंड फ्लेक्सिबल और कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हो, क्योंकि यार हर एक पार्ट को फोकस किया गया है, हर एक पार्ट को फोकस किया गया है, मतलब हर एक जो भी छोटी छोटी चीजें हैं उन सबको फोकस किया गया। मैं डेफिनेशन बता देता हूं आपको। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज पार्टली रिजिड एंड पार्टली फ्लेक्सिबल, ठीक है? पार्टली रिजिड एंड पार्टली, पहले बता देता हूं कि रिजिड एंड फ्लेक्सिबल क्या है। मतलब रिजिड मतलब मजबूत, ठीक है? अगर आर्टिकल 14 में लिखा है कि इक्वालिटी बिफोर द लॉ है, तो भाई एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ, इसके अलग कोई चीज नहीं हो सकती, ठीक है? दैट इज कॉल्ड रिजिड। फ्लेक्सिबल मतलब अमेंडमेंट्स, डेफिनेटली अमेंडमेंट्स हमको करना बहुत जरूरी है, सो एज टू टेक केयर ऑफ द न्यू कल्चर, ओके? फ्लेक्सिबिलिटी भी है, हम अपने हिसाब से, नॉट हम, डेफिनेटली द सरकार, गवर्नमेंट अपने हिसाब से उसको फ्लेक्सिबल कर सकते हैं। हम लोगों ने 104 अमेंडमेंट्स किए हैं, ठीक है? सो दैट इज द एग्जांपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। नाउ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज पार्टली रिजिड एंड पार्टली फ्लेक्सिबल। अब इसका मतलब क्या, देखो, सम प्रोविजंस कैन बी अमेंडेड इजीली, कुछ जो अमेंडमेंट्स है इजीली अमेंड कर सकते हैं हम लोग, but some amendments require union and and some amendments is in both union parliament and half state legislative, मतलब दोनों की सहमति होनी चाहिए तब जाके कुछ amendments हो सकते हैं, ये यहाँ कहा गया है, ठीक है? सो ये चीज समझ में आ गई होगी आपको। थर्ड पॉइंट देखो क्या, थर्ड पॉइंट इज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अभी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या, इस पे अलग से वीडियो बनाया हुआ है मैंने, चैप्टर्स, ठीक है? क्या है उसका, क्या है मतलब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? मतलब जो हम चूज करते हैं रिप्रेजेंटेटिव, he goes and sits in the he is a member of parliament, he goes and sits in the parliament and make laws for us, alright? he is a responsible government। वो सारी चीज डिटेल में जो है मैंने उस चैप्टर में बताया, तो वो देख लेना, ठीक है? और हेड ऑफ स्टेट क्या है अपना? डेफिनेटली द प्रेसिडेंट, जो कि फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया भी है। और नेक्स्ट इज इंडिपेंडेंट जुडिशरी, इंडिपेंडेंट जुडिशरी। अभी इंडिपेंडेंट जुडिशरी मतलब क्या है, देखो, इंडिपेंडेंट जुडिशरी मतलब इंडिया में, भारत में इंडिया की जो जुडिशरी है उसको सेपरेट पावर है। फॉर एग्जांपल, इसकी जुडिशरी के अंदर कोई और पावर इंटरवीन नहीं कर सकती। फॉर एग्जांपल
एग्जीक्यूटिव। नाउ एग्जीक्यूटिव की पावर और जुडिशरी की पावर टू डिफरेंट है, अलग अलग है, ठीक है, दोनों को कंबाइन नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अगर खुद देखो ना यार, अगर जुडिशरी में या सुप्रीम कोर्ट का जज जो है वो अगर बीजेपी का नेता निकला तो भारत का क्या हाल होगा समझ लेना, क्योंकि बीजेपी का अगर नेता निकला जुडिशरी का, सुप्रीम कोर्ट का जज, तो वो वही लॉ पास करेगा जो बीजेपी को फेवर करती है, वो वही चीज बनाएगा, वही चीज करेगा जो बीजेपी, या फिर कोई क्रिमिनल केस है उसके अगर उसी बंदे पे जो एग्जीक्यूटिव है बीजेपी का जो मेंबर है उसी पे अगर केस चल रहा है तो वो खुद के केस लाएगा ही नहीं सामने, खुद को कभी गिल्टी साबित ही नहीं करने देगा। सो इसीलिए एग्जीक्यूटिव जो भारत सरकार के जो मेंबर्स है, कर्मचारी है, सरकारी नौकर जो बोलते हैं, वो अलग है, उसकी पावर कंप्लीटली अलग है, और जुडिशरी कंप्लीटली अलग है। दे बोथ कैन नेवर कंबाइन ईच अदर, ओके। और जुडिशरी में हम इलेक्शन नहीं होता है, जुडिशरी में सेलेक्ट होते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो अपना पहले था रंजन गोगोई, हमेशा वो सेलेक्ट होते हैं, इसलिए उनका टेन्योर 2 इयर्स का होता है, ठीक है। ये चीज शायद मैं बता रखा है पिछले क्लासेस में, फिर भी मैं बता देता हूं। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इलेक्टेड एंड सेलेक्टेड। नाउ इलेक्टेड मतलब हम जो चुनते हैं, हम लोग जो जनता चुनती है, बकायदा वोट करके चुनती है, वी इलेक्ट दैट रिप्रेजेंटेटिव। फॉर एग्जाम्पल प्रेसिडेंट, फॉर एग्जाम्पल प्राइम मिनिस्टर, फॉर एग्जाम्पल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, these all are elected. That is why they do not have any tenure, like they do not have retirement age. They can कभी भी वो कितने टाइम के लिए बन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2014 तक मनमोहन सिंह थे प्रधानमंत्री, और उसके बाद जो नेक्स्ट इलेक्शन हुआ उसमें नरेंद्र मोदी आए, फिर उसके बाद एक और इलेक्शन हुआ उसमें भी नरेंद्र मोदी आए, एक और बार इलेक्शन होगा, अगर फिर भी नरेंद्र मोदी आए तो फिर भी बनेंगे। पर नरेंद्र मोदी तब तक बन सकते जब तक हम जनता चूज करते रहेगी उसको, उनको डेफिनेटली, ठीक है। वो तभी मतलब वो अगर खुदा ना खास्ता अगर वो मर गए तब जाके उनका कैंडिडेचर कैंसिल हो सकता है। अनलाइक यूएसए में द प्रेसिडेंट कैन ओनली स्टे फॉर 2 times 2 tenure, लाइक बराक ओबामा, जो 2009 से 2014 तक और 2014 से 2000 तक, जहां तक मैं जानता हूं अप्रोक्सीमेटली, मतलब 2 टेन्योर तक ही थे वो, उसके बाद वो लड़ ही नहीं सकते, ठीक है। दैट इज द रूल ओवर देयर, ठीक है। इलेक्टेड और सेलेक्टेड, और सेलेक्टेड जो होते हैं वो चूज किया जाता है, कुछ बंदों में से जो एलिजिबल होते हैं उसमें से चूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, दैट इज वाई उसका टेन्योर सिर्फ 2 ईयर का होता है, वो 2 साल ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह सकता है, उसके बाद नहीं रह सकता वो, फाइन। नेक्स्ट इज फेडरल सिस्टम, 5th फेडरल सिस्टम। फेडरल सिस्टम मतलब फेडरलिज्म, ठीक है। फेडरलिज्म मतलब अभी देखो हमारे जो पावर्स है वो डिवाइडेड है, पहले सेंटर में, सेंटर हैज द हाईएस्ट अथॉरिटी, फिर उसके बाद स्टेट के पास है, फिर स्टेट के बाद म्यूनिसिपल के पास है, ठीक है, म्यूनिसिपल के पास है। अब देखो सेंटर गवर्नमेंट कोई भी रूल एस्टैब्लिश करती है तो वो सारी स्टेट को मानना पड़ेगा, ठीक है। और अगर स्टेट नहीं मानी तो प्रधानमंत्री के पास पावर है कि वो इमरजेंसी ठोक के उस स्टेट में, उस स्टेट का जो भी गवर्नमेंट है वो सरकार हटा के खुद प्रेसिडेंट्स रूल लगा सकता है। दैट कम्स अंडर इमरजेंसी आर्टिकल्स, इमरजेंसी प्रोविजंस में आता है वो, ठीक है। अगर आपने आर्टिकल्स के वीडियोस नहीं दे रखे, प्रॉब्ली इफ आई वांट टू से यू गाइज कि ये सारी प्लेलिस्ट में या फिर पॉलिटी में सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं बोलूँ तो 3 या 4 वीडियोस है, ठीक है। वो जो 4 वीडियोस है जो कि आर्टिकल्स पे फोकस करते हैं, पार्ट्स पे फोकस करते हैं, क्योंकि वो वीडियो जरूर देख लेना यार, ठीक है, इससे पहले जो बना रखे हैं मैंने, क्योंकि चीजें वहीं से आ सकती। दीज ऑल आर बेसिक, ठीक है, दीज ऑल आर बेसिक, ये सब जानते हैं। अगर नहीं जानते तो इट्स ऑलवेज गुड टू हैव नॉलेज अबाउट एवरीथिंग। फॉर एग्जाम्पल यू वुड हैव नॉट नोन दिस, ये चीज बहुत कम लोग को पता है। इलेक्टेड और सेलेक्टेड, जो हम सेलेक्ट करते हैं उसका टेन्योर होता है, वो रेजिग्नेशन देना पड़ेगा उसको कुछ टाइम के बाद। जो इलेक्ट करते हैं उसका रेजिग्नेशन का कोई सवाल ही नहीं है, मतलब रेजिग्नेशन नहीं, उसका जो रिटायरमेंट एज का कोई सवाल ही नहीं है। लाइक अगर आपके पापा आर्मी में या मेरे पापा आर्मी में, पापा ने 26 साल करके उनको रिटायरमेंट लेना पड़ा, दो माई पापा डजंट वांटेड टू, ठीक है, बट ही हैड टू, दैट इज द थिंग, ठीक है। सो मेरे पापा को चूज इलेक्ट नहीं किया गया था, ये याद रखना, इलेक्ट नहीं किया गया था, चुना गया था। कुछ बंदों में से पापा की फिजिकल फिटनेस ज्यादा थी तो उनको चूज किया गया था, राइट। सो देयर इज अ डिफरेंस, ट्राई टू कोरिलेट विद योर लाइव एग्जांपल्स, फाइन। फेडरल सिस्टम समझ में आ गया, सेंटर, स्टेट और म्यूनिसिपल जो पावर है सब डिवाइडेड है, ठीक है। सिक्स्थ क्या है, सेक्युलर स्टेट। सेक्युलर, अभी डेफिनेटली सेक्युलर स्टेट मतलब आप सेक्युलर मतलब जानते हैं, मैंने प्रीएम्बल में बताया था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेक्युलर। एवरी रिलीजन हैज इट्स ओन रिस्पेक्ट, कोई भी
रिलीजन आके इंडिया में बस सकता है, उनको फंडामेंटल राइट्स मिलेगी, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, एटलीस्ट ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। आई डोंट वांट टू स्ट्रेस मोर इन सेक्युलर। 7th वन क्या है अपना? 7th वन है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ठीक है। अभी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, क्योंकि इस पे क्वेश्चन पूछ चुके हैं, ठीक है। AFCAT में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसका मतलब क्या है कि एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया अबव द एज ऑफ 18 हैज द इक्वल राइट टू वोट। 18 से ऊपर, पहले वो 21 साल का था, कम करके 18 ईयर्स कर चुका है, वो भले मेल है फीमेल है, ऑल आर इक्वल टू वोट, ठीक है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज वो होता है, ठीक है। फिर उसके बाद अपना लास्ट है इमरजेंसी पावर। अपनी इमरजेंसी प्रोविजंस है अपने पास, इमरजेंसी प्रोविजंस। अभी इमरजेंसी प्रोविजंस में बहुत सारे हैं, फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल इमरजेंसी जो कि हमको अभी तक फेस करने की जरूरत नहीं पड़ी है। फिर बाकी सारे इमरजेंसी इंदिरा गांधी ने लगाई थी 1975 में, आई गेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। 1975 में इमरजेंसी लगाई थी। याद रखना कि इमरजेंसी के टाइम पे सारे फंडामेंटल राइट्स आपसे छीने जा सकते हैं एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21। अभी देखो मैं एक्चुअली भूल गया यार, एक्चुअली वो डेफिनेशन याद नहीं आता सडनली बोले तो। आर्टिकल 20 गारंटी सर्टेन ये अपना लूसेंट है, ठीक है। प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट टू कन्विक्शन फॉर ऑफेंस, मतलब आपको अगर आपको कोई भी पुलिस वाला जो जेल में इन इमरजेंसी, इमरजेंसी के टाइम पे पुलिस वाला अगर जेल में लेके जाता है तो वो पुलिस वाले को आपको कोर्ट के सामने प्रेजेंट करना पड़ेगा विद इन 1 डे, ठीक है। और अगर कोर्ट ने आपको उस बंदे को 4 साल की कैद सुना रखी है तो वो 4 साल का ही रहेगा, ना एक दिन कम ना एक दिन ज्यादा। अगर वो अलग प्रोविजन है कि वाइस प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट या गवर्नर, ठीक है, उसका बस चले तो वो टेन्योर कम कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज बहुत कंफ्यूजिंग है यार। इफ यू हैव स्टार्टेड वाचिंग दिस वीडियो फर्स्ट देन इट माइट गेट कंफ्यूजिंग, फाइन। सो मैं बस इमरजेंसी के बारे में बता रहा था कि आप इमरजेंसी के टाइम पे आर्टिकल 20 और 21 जो है वो हटा नहीं सकते, बाकी सब फंडामेंटल राइट्स हट सकते हैं आपके, ठीक है। उस टाइम पे आर्टिकल 20 आपको बोला मैंने अभी, ठीक है, कि आप पुलिस के पास जाएंगे तो आपको उसको पुलिस वाले को कोर्ट में प्रेजेंट करना पड़ेगा। फिर आपको एक हक रहता है कि यू कैन कॉल टू योर वन ऑफ द रिलेटिव्स, आप उनको इन्फॉर्म कर सकते हैं, एंड और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है, इसमें जुडिशियल के मामले में। और फिर आर्टिकल 21 में बोलूँ तो राइट टू लिव या राइट टू लिव ऐसे ही है कुछ। आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन है, ठीक है, राइट ऑफ एजुकेशन। नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी, मतलब आपको जीने का अधिकार है, मतलब आप जी सकते हैं, आपको कोई नहीं रोकने वाला है जीने से, ठीक है। सो ये आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ के बाकी सारी फंडामेंटल राइट्स हट सकती हैं इमरजेंसी के टाइम पे, फाइन। ये चीज है, ये था सेलेंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गाइस। आई थिंक ये सारी चीजें जो है आपको समझ में आएंगी जब तक आप पूरे वीडियोस फिनिश कर लेंगे ये पॉलिटी के प्लेलिस्ट में, ठीक है। सो इफ यू हैव नॉट वॉच्ड द प्रीवियस वीडियोस, रिक्वेस्ट यू टू वॉच दोज वीडियोस एंड देन कम हियर, fine. So I'll meet you in the next video. Till then, take care. Bye bye.